हेलो स्टूडेंट्स, मैं अन्नपूर्णा झा, डिग्री कॉलेज मनोहरपुर, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री। आज मैं सेमेस्टर 3 ऑनर्स के पेपर 7 के विषय में कुछ बात करूंगी। पेपर 7 चीन और जापान का इतिहास है। इसमें मैं आज चीन के इतिहास के संबंध में सबसे पहले बताऊंगी। हम इसका पहला चैप्टर प्रथम अफीम युद्ध के बारे में चर्चा करेंगे। प्रथम अफीम युद्ध 1839 ईस्वी में हुआ था। इसके संबंध में हम सबसे पहले ये हमारे लिए जानना जरूरी है कि चीन 17वीं शताब्दी तक पूरे विश्व से अलग थलग रह रहा था। बीच बीच में कुछ देशों ने या कुछ यात्री वहाँ तक जाने में सफल हुए। इसके बावजूद उसने अपनी एकांत रहने की प्रवृत्ति को बनाए रखा। 16वीं शताब्दी में पुर्तगालियों के चीन में प्रवेश करने से पहले विदेशियों के लिए चीन का द्वार पूरी तरह बंद था। चीन को अपनी प्राचीन सभ्यता संस्कृति पर अत्यधिक गर्व था और वह विदेशियों से घृणा करता था। वह आत्मनिर्भर था, अतः उसे किसी और की आवश्यकता नहीं थी। इसीलिए वह किसी भी विदेशी से या अन्य देश से संपर्क कायम करना ही नहीं चाहता था। पर उस समय यूरोपीय व्यापारी उससे व्यापार करना चाहते थे, क्योंकि चीन के साथ व्यापार करने में उन्हें काफ़ी लाभ नज़र आता था। अतः उन्होंने लगातार चीन में प्रवेश करने का प्रयास जारी रखा। इस प्रयास में सबसे पहले पुर्तगालियों को सफलता मिली और 1557 ईस्वी में उन्हें मकाओ द्वीप में रहने और व्यापार करने की अनुमति मिल गई। पुर्तगालियों के वहां पहुंचते ही अन्य यूरोपीय देश भी इसी प्रयास में लग गए। 1575 ईस्वी में स्पेन, 1606 में डच, 1637 में अंग्रेज तथा 1784 में अमेरिकी वहां पहुंच गए। जिस समय यूरोपीय देश समुद्री मार्ग से चीन पहुंच रहे थे, उसी समय रूस भी स्थल मार्ग यानी साइबेरिया के मार्ग से चीन पहुंचने का प्रयास कर रहा था। प्रारंभ में विदेशी व्यापारियों को चीन के साथ व्यापार करने में अधिक कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ा। उन्हें कुछ सहूलियतें दी गई तथा व्यापार करने की अनुमति मिल गई। पर शीघ्र ही विदेशियों के इरादे स्पष्ट हो गए, क्योंकि वे अपनी सुविधाओं का दुरुपयोग करने लगे और अनुमति के बिना चीन के अंदरूनी भागों तक प्रवेश करने लगे। अतः उनकी गतिविधियों को मकाओ तक सीमित कर दिया गया। उस समय तक चीन में ईसाई मिशनरियों की गतिविधियां काफ़ी बढ़ गई थी। विभिन्न मतों के धर्म प्रचारकों के अलग अलग स्वार्थ थे। वे अलग अलग देशों से आए थे और चीन के विभिन्न भागों में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे थे। अपने धर्म का प्रचार करने के अलावा वे चीनियों के धार्मिक विश्वासों और उनकी परंपराओं का मजाक उड़ाते थे। उन्हें अपने अनुयायियों को वे पोप की सत्ता मानने के लिए विवश करते थे, जिससे इन बातों से चीनी सम्राट की सर्वोच्चता पर प्रभाव पड़ता था। अतः 1724 ईस्वी में चीन के सम्राट ने एक फरमान निकाला और ईसाई मिशनरियों को चीन में धर्म प्रचार करने से रोक दिया गया। कुछ मिशनरियों को वहां रहने की इजाज़त मिली, पर उन पर भी कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए गए। 1757 ईस्वी में कैंटन के अलावा अन्य सभी बंदरगाहों को विदेशियों के लिए बंद कर दिया गया। उस समय विदेशी व्यापारियों से व्यापार करने के लिए 13 चीनी व्यापारियों का एक संघ बनाया गया, जिसे कोहांग कहा जाता था। विदेशियों को कोहांग के जरिए ही चीन के साथ व्यापार करने की अनुमति दी गई। इस प्रकार उनके लिए काफ़ी असुविधाएं बढ़ने लगी, पर असुविधाओं के बावजूद चीनी व्यापार के साथ काफ़ी लाभ होने के कारण यूरोपीय व्यापार बढ़ता ही गया। धीरे धीरे यूरोपीय व्यापारी अपने व्यापार की वस्तुओं की मात्रा बढ़ाते गए। इन व्यापारिक वस्तुओं में अफीम एक प्रमुख वस्तु थी, जिसे मुख्य रूप से अंग्रेज भारत से लाकर चीन में बेचने लगे और इससे अत्यधिक लाभ कमाने लगे। आरंभ में यूरोप और चीन के व्यापार में चीन का पलड़ा भारी था,
वहाँ से रेशम, सूती कपड़े, चीनी मिट्टी की वस्तुएं, जड़ाऊ वस्तुएं, जेवर, मेज, कुर्सियाँ, जड़ी बूटियाँ तथा चाय बाहर जाती थी। इन वस्तुओं के व्यापार से चीन को अत्यधिक लाभ मिलता था, पर धीरे धीरे व्यापार का संतुलन बदलने लगा, जिसका मुख्य कारण अफीम का व्यापार था। 7वीं शताब्दी में पहली बार अफीम को दवा के रूप में चीन ले जाया गया था, पर 1600 ईस्वी के बाद अफीम का इस्तेमाल नशे के रूप में किया जाने लगा। प्रारंभ में तंबाकू में मिलाकर मुफ्त अफीम बांटी गई। अंग्रेजों ने इसका प्रचार प्रसार करने का काफ़ी प्रयास किया। धीरे धीरे वहाँ के लोग इसके आदी हो गए और इसका व्यापार काफ़ी बढ़ गया। चीन में अफीम सेवन करने वाले लोगों की संख्या तेजी से बढ़ने लगी, जिसके पश्चात इसके व्यापार को रोकने के लिए आदेश निकाले गए तथा 1800 ईस्वी में अफीम के आयात पर पूरी तरह रोक लगा दी गई। कई प्रतिबंधों के बावजूद अफीम तस्करी के द्वारा चीन पहुंचती रही। इस कार्य में विदेशी व्यापारियों के साथ चीनी अधिकारी भी शामिल थे। अतः इस चोर बाजारी को रोकने के लिए चीनी सरकार ने कैंटन में अफीम के व्यापार को बंद करा दिया। अफीम के व्यापार से सबसे अधिक लाभ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंग्रेजों को मिलता था। व्यापार के साथ साथ धीरे धीरे व्यापारिक प्रतिबंधों को हटाने की मांग बढ़ने लगी। व्यापार से संबंधित समस्याओं को हल करने तथा एक लिखित संधि के उद्देश्य से ब्रिटिश व्यापारी ब्रिटेन की सरकार पर लगातार दबाव डालने लगे। ब्रिटेन ने भी इन समस्याओं को हल करने के उद्देश्य से अपना एक दूत चीन भेजा, पर उसे उनसे संपर्क कायम करने में ही सफलता नहीं मिली। 1832 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी का पूर्वी देशों के साथ व्यापार का एकाधिकार समाप्त हो गया, जिसके बाद अन्य अंग्रेज व्यापारियों के लिए भी चीन से व्यापार करने का मार्ग खुल गया। इसकी मांग अंग्रेज व्यापारी काफ़ी पहले से करते आ रहे थे। अतः ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को पुनः बढ़ाया नहीं गया। चीन में ब्रिटिश हितों की सुरक्षा और व्यापार को बढ़ाने के लिए ब्रिटिश सरकार कटिबद्ध थी। औद्योगिक क्रांति के पश्चात एक ओर उसका व्यापार तेजी से बढ़ रहा था, दूसरी ओर चीनी सरकार तरह तरह से इस पर अंकुश लगा रही थी। कैंटन में विदेशियों पर कई प्रकार के प्रतिबंध लगे हुए थे। विदेशियों की सारी कंपनियां, फैक्ट्रियां नगर की चारदीवारी से बाहर थी। विदेशियों को नगर के अंदर प्रवेश करने का अधिकार नहीं था। वे चीनी नौकर नहीं रख सकते थे। इतना ही नहीं, वे नौका विहार भी नहीं कर सकते थे। इस तरह के प्रतिबंधों के कारण यूरोपीय व्यापारी काफ़ी परेशान थे। 1833 ईस्वी से पहले कैंटन के अंग्रेज व्यापारी वहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी के नियंत्रण में रहते थे, पर कंपनी के एकाधिकार समाप्त होने के बाद कैंटन में हर तरह के व्यापारी आने लगे और वे स्वच्छंद रूप से व्यापार करने का प्रयास करने लगे। उनको नियंत्रित करने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा एक अधिकारी नियुक्त किया गया, जो ब्रिटिश नागरिकों के संरक्षक के अलावा अपने देश की सरकार का राजनीतिक और कूटनीतिक प्रतिनिधि भी था। 1934 ईस्वी में चीन के लिए 3 व्यापार अधीक्षक नियुक्त किए गए तथा लॉर्ड नेपियर को उनका प्रमुख बनाया गया। जुलाई 1834 ईस्वी में नेपियर मकाओ पहुंचा और कोहांग के व्यापारियों से मिलने के बजाय वह सीधे कैंटन के वायसराय से मिलने का प्रयास करने लगा। वह स्वयं को ब्रिटिश सरकार का प्रतिनिधि मानता था और उसका मानना था कि उसे सीधे चीनी वायसराय से मिलने का अधिकार है, पर उसके प्रयासों को विफल कर दिया गया। चीनी वायसराय ने उसके पत्र को भी स्वीकार करने से इनकार कर दिया। इस दौरान नेपियर बीमार पड़ गया और वह कैंटन से मकाओ चला गया, जहां उसकी मृत्यु हो गई। लॉर्ड नेपियर की मृत्यु के पश्चात एलवी डेविस तथा जॉर्ज बी रॉबिन्सन उसके स्थान पर नियुक्त किए गए।
उन्होंने भी नेपियर के कार्य को आगे बढ़ाने का प्रयास किया, पर उन्हें सफलता नहीं मिली। 1836 ईस्वी में चार्ल्स इलियट को उस पद पर नियुक्त किया गया। उसने भी कुछ समय तक अपना प्रयास जारी रखा, पर असफल रहा। अफीम के तस्कर व्यापार ने चीन में वित्तीय संकट उत्पन्न कर दिया। चीन की सरकार अफीम के व्यापार को बंद करना चाहती थी। उसने अफीम के आयात को रोकने तथा चीन में इसके सेवन को बंद करने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन इन सब का कोई परिणाम नहीं निकला। 1800 ईस्वी में अफीम व्यापार को पूर्णतया निषिद्ध घोषित किए जाने के बाद भी व्यापार चलता रहा। इस व्यापार में अफीम के बदले चांदी देश से बाहर जा रही थी। परिणाम स्वरूप चीन में चांदी की कमी होने लगी। अंततः चीन सरकार ने अफीम के व्यापार को पूरी तरह से बंद करने का निश्चय कर लिया। 1838 ईस्वी में चीनी सरकार ने लिंत्से सू नामक एक योग्य अधिकारी को कैंटन का आयुक्त बनाया और उसे ब्रिटिश व्यापार पर लगे हुए प्रतिबंधों को कठोरता से लागू करने का आदेश दिया। 10 मार्च 1839 ईस्वी को कैंटन पहुंचकर उसने विदेशी व्यापारियों को समस्त अवैध अफीम सौंपने का आदेश दिया। उसकी मांग का विरोध किए जाने पर ब्रिटिश व्यापारिक संस्थानों पर पहरा लगा दिया गया तथा व्यापारियों को सूचित किया गया कि अफीम का समस्त स्टॉक जब तक उसे सौंपा नहीं जाएगा तब तक उन्हें कैंटन से बाहर निकलने नहीं दिया जाएगा। अंग्रेज अधिकारियों के समक्ष ऐसी स्थिति में भोजन का भी संकट उपस्थित हो गया। विवश होकर अंग्रेज व्यापारियों ने लगभग 20,000 अफीम की पेटियां चीनी अधिकारी को सौंप दी। उस अफीम को चूने और नमक में मिलाकर समुद्र में फेंक दिया गया। लगभग $60 लाख मूल्य की अफीम को इस तरह नष्ट होते देखकर अंग्रेजों के क्रोध का ठिकाना न रहा। अंग्रेज व्यापारियों से लिखित आश्वासन भी लिया गया कि वे भविष्य में अफीम चीन लेकर नहीं आएंगे। इस कार्रवाई का बदला लेने तथा क्षतिपूर्ति के लिए अंग्रेजों ने अपनी सरकार पर दबाव डाला। कैंटन में रहने वाले विदेशी अधिकारी चीनी कानून के अधीन थे। यूरोपीय व्यापारी अक्सर चीनी कानूनों की अवहेलना करते थे। जब कभी अंग्रेज अधिकारियों की अंग्रेज व्यापारियों या अपराधियों की सुनवाई चीनी अदालतों में होती और उन्हें दंडित किया जाता तो अंग्रेज इसका विरोध करते थे। वे चाहते थे कि उनके अभियुक्तों का निर्णय उनके देश की अदालतों में हो। यह मामला 1784 ईस्वी में काफ़ी गंभीर हो गया जब एक अंग्रेज द्वारा एक चीनी नागरिक की हत्या कर दी गई। चीन सरकार ने हत्यारे को कैद कर लिया तथा अंग्रेजों के काफ़ी विरोध के बावजूद उसकी गला घोंटकर हत्या कर दी गई। चीनी अधिकारियों की इस कार्रवाई से अंग्रेज और अमेरिकी दोनों नाराज हो गए। 7 जुलाई 1839 को नाविकों के आपसी झगड़े में एक चीनी ग्रामीण नाविक की मृत्यु हो गई। उस समय चीनी आयुक्त लिन ने अपराधी को चीन को सौंप देने का आदेश दिया, पर अंग्रेज अधिकारी इलियट ने उसे सौंपने से इनकार कर दिया। इस मुद्दे पर दोनों पक्षों में तनाव बढ़ने लगा। चीनी अधिकारियों ने अंग्रेजों के व्यापारिक संस्थान पर नियंत्रण बढ़ा दिया तथा वहां के भोजन और पानी की आपूर्ति को बाधित कर दिया। अंग्रेजों ने वहां से भागकर मकाओ में शरण ली, पर वहां भी उनका प्रवेश रोक दिया गया। अंततः उन्होंने हांगकांग में शरण ली, जो उस समय मछुआरों की एक छोटी सी बस्ती थी। दोनों पक्षों में लगातार तनाव बढ़ता रहा तथा आंग्ल चीनी युद्ध अनिवार्य हो गया। अप्रैल 1840 में ब्रिटिश संसद ने चीन के विरुद्ध युद्ध प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। इस घटना के पश्चात चीनी प्रधानमंत्री लॉर्ड पाल्मर्स्टन ने 16 जंगी जहाज और 4000 सिपाहियों को भेजने का आदेश जारी कर दिया। जुलाई में इन बेड़ों ने आसानी से कैंटन पर अधिकार कर लिया।
उसके पश्चात यांगत्से नदी के मुहाने पर नाकेबंदी कर दी गई तथा चीनी सेना पर आक्रमण किया गया। इस अभियान के बाद कमिश्नर लिन को हटाकर एक नए अधिकारी ची सान को लाया गया, क्योंकि चीनियों का मानना था कि लिन अपने कार्यों में सक्षम नहीं था। अंग्रेजों की ओर से भी वार्ता के लिए सर हेनरी पोर्टिजर को नियुक्त किया गया। प्रथम अफीम युद्ध का परिणाम काफी महत्वपूर्ण रहा। इस युद्ध ने चीनी साम्राज्य की प्रतिष्ठा को काफी धक्का पहुंचाया। एक छोटी सी ब्रिटिश सेना ने चीनी सेना या चीनी सम्राट के अहंकार को धूल में मिला दिया। चीन को ब्रिटिश सेना के समक्ष झुकना पड़ा और उसे विवश होकर नानकिंग की संधि करनी पड़ी। 29 अगस्त 1842 को होने वाली इस संधि की कुछ शर्तों के अनुसार हांगकांग का द्वीप सदा के लिए अंग्रेजों को दे दिया गया। विदेशी व्यापार का नियंत्रण करने वाले चीनी व्यापारियों के संघ कोहांग को भंग कर दिया गया तथा ब्रिटिश व्यापारियों को चीनी व्यापारियों से सीधे लेन देन करने का अधिकार दिया गया। चीन में आयात निर्यात से संबंधित सीमा शुल्क की दरें निश्चित कर दी गई तथा तट कर को 5% तय कर दिया गया। यह मान लिया गया कि अंग्रेजों के मुकदमे उन्हीं के कानूनों के अनुसार उन्हीं की अदालतों में चलाए जाएंगे। चीन को अब अंग्रेजों से अफीम जब्त करने के बदले $60 लाख, कोहांग व्यापारियों के पास बकाया का $30 लाख तथा $1,20,00,000 युद्ध क्षतिपूर्ति देना पड़ा। ब्रिटिश प्रतिनिधि तथा चीनी अधिकारियों के बीच होने वाले पत्र व्यवहार को प्रार्थना पत्र न कहकर संदेश पत्र कहने का आदेश जारी किया गया। यह भी स्वीकार किया गया कि जो सुविधाएं अन्य विदेशियों को दी जाएंगी वे अंग्रेजों को स्वतः ही प्राप्त हो जाएंगी। नानकिंग की संधि ने चीन की सार्वभौमिकता पर प्रहार किया तथा कुछ ही वर्षों में चीन यूरोपीय देशों के बीच बट गया। इस संधि ने मंचू सरकार की कमजोरी को स्पष्ट कर दी और अफीम व्यापार का मुद्दा जो इस युद्ध का कारण था वह जस का तस रह गया।